नाज़रीन, आज दुनिया भर में यौम उर्दू मनाया जा रहा है। इसी के तनाजुर में कर्नाटक के शिवमोगा शहर में भी अंजुमन तरक्की उर्दू शाख शिवमोगा की जानिब से यौम उर्दू का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मारूफ अदीब, मुतरजिम और शायर जनाब माहिर मंसूर साहब मेहमान खुसूसी के तौर पर शिवमोगा आए हुए हैं। इस ख़ास मौके पर हम उनसे उर्दू के जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, उर्दू तंजीमों के जो हालात हैं, इस पर तबादला ख्याल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका शिवमोगा शहर में इस्तकबाल है, आपको यौम उर्दू की भी मुबारकबाद पेश की जाती है। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज आप यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं, यौम उर्दू का मौका है, क्या यौम उर्दू को हम लोग एक ही दिन के लिए महदूद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो हमेशा हमेशा जारी और सारी रखना चाहिए, इसलिए कि ये ज़बान जो होती है वो बिल्कुल सांस की तरह होती है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जिस तरीके से सांस लेना ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए ज़बान को भी ज़िंदा रखना ज़रूरी हो जाता है और ये जश्न जो है वो हमेशा हमेशा मनाना चाहिए। इस वक्त जो उर्दू के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि उर्दू मरती जा रही है, उर्दू के ज़बान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उर्दू को कोई चाहने वाला नहीं है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। ये ज़रूर है कि उर्दू ज़बान को वो जो अहमियत मिलनी चाहिए थी, तक़सीम हिंद के बाद में इतनी अहमियत नहीं रही, इसलिए कि वो जो तक़सीम के वक्त जो हंगामा हुआ वहाँ पर उसकी नज़र हो गया, वो उर्दू ज़बान को जो है उसे इतनी अहमियत नहीं दी गई। मुझे इस बात के इत्तेफाक है, मगर मैं इससे मायूस नहीं हूँ, इसलिए कि मायूसी तो कुफ्र है। और मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की में उर्दू का जो दर्जा था, जो मर्तबा था, तक़सीम हिंद से पहले पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ज़बान का ऐसा दर्जा हासिल था, मगर तक़सीम होने के बाद में इसका दर्जा घट गया। बदनसीबी से ये ज़बान जो है मुल्क की कौमी ज़बान नहीं हो सकी, मगर इसकी नई नई बस्तियाँ हो गई। पाकिस्तान में तो उसे कौमी ज़बान का दर्जा मिला, मगर इसे हटकर बड़ी खुशी की बात है ये बताते हुए कि दोहा, क़तर, जिद्दा, रियाद, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, इन तमाम, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जापान में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, ये ज़बान बोली जाती है। और वहाँ उर्दू अखबारात भी निकलते हैं और वहाँ उर्दू अंजुमनें होती हैं, आलमी मुशायरे हो रहे हैं और वहाँ के लोग उर्दू ज़बान सीखने के लिए जौक़ दर जौक़ चले आ रहे हैं। और ये काम जो है उर्दू का, वहाँ जो लोग यहाँ से जाकर बस गए हैं, उन लोगों की कारफरमाई है, उनके लोगों की मेहनत शाखा का नतीजा है कि वहाँ उर्दू फैल रही है, उर्दू पढ़ रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं, अदबी महफिलें सज रही हैं और वहाँ से किताबें भी शाये हो रही हैं, पर्चे रिसाले भी शाये हो रही हैं। इस वक्त जो नौजवान नस्ल है, नई नस्ल है, उस नस्ल को उर्दू से जोड़ने के लिए क्या अहम प्रोग्राम हम लोग तश्कील दे सकते हैं? किस तरह से नई नस्ल को उर्दू से जोड़ा जा सकता है? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा नौजवान तबका इन दिनों उर्दू से बहुत दूर हो रहा है, इसलिए कि अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर मिसरा है कि परतबे खुद से है शबनम को फ़ना की तालीम। जो चीज़ ऊंचाई पर जाती है उसे नीचे आना ही पड़ता है, उसे मुंतहाए कमाल नुकसान नस्त गुल बरीज़त बवक्त सैराबी वाली बात है। इसके जब इसे अहमियत देना जब कम हो जाता है तो ज़ाहिर बात है लोग उसमें दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं। हमारे यहाँ तक कर्नाटक का ताल्लुक़ है, 1 नवंबर को जब तश्कील नौ हुई कर्नाटका की, उस वक्त से जो हालात थे वो बड़े ही खुशाइन साबित हुए। मैं कहूँगा कि इट वाज़ ए वेरी गुड स्टेप, ये पॉजिटिव स्टेप था वो, इसलिए कि फजल कमीशन के ज़ेर एहतमाम जो कमेटी तश्कील दी गई थी रियासतों की तश्कील नौ के लिए, उसमें कर्नाटक का फ़ायदा ये हुआ कि गुलबर्गा, रायचूर, बीदर वगैरह जो इलाके उन दिनों आंध्र प्रदेश में थे, निज़ाम की ज़ेर हुकूमत थे, वो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आ गए। आने के साथ वहाँ के जो लोग उर्दू बोलने वाले हैं बशमूल गैर मुस्लिम, वो सब के सब हमारी रियासत में शामिल हो गए। आज इसमें मुद्दना मंजर भी हो सकते हैं, सिद्धा प्राणी भी हो सकते हैं और गीता नागभूषण भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आ गए। ये हमारा फ़ायदा ही हुआ ये। इस लिहाज से देखा जाए तो कर्नाटक में उर्दू बोलने वालों की तादाद ज़्यादा हुई, उर्दू के लिखने वालों की तादाद ज़्यादा हुई और उसे फ़रोग़ देने के लिए भी वो लोग आगे आगे बढ़कर आए।
मगर रफ्ता रफ्ता उसकी अहमियत इसलिए घट गई कि 1972 में जब कन्नड़ को कौमी ज़बान, यहाँ की रियासती ज़बान का दर्जा मिला, तो उर्दू से दिलचस्पी लोगों की भी कम हो गई। अंग्रेज़ी का दबाव था और गुज़रे माश के लिए भी लोग सोच रहे थे कि उर्दू में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये हमारे अपने लोगों का भी कसूर है इसमें, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ही इसमें कसूरवार है, बल्कि हमारे उर्दू दानों का भी इसमें कसूर इसलिए है कि उन लोगों ने अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना बंद कर दिया। इस लिहाज से उर्दू जो है उसे आजकल जो है रेंग रही है, मगर ये ख़त्म नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि एक पस मंज़र में एक बात बताना चाहूँगा। 1977 में अब ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, उस वक्त किसी ने कहा कि थिकली पॉपुलेटेड जितने भी इलाके हैं, अब जैसे कि हैदराबाद दिल्ली में शाहदरा काहिरी से बुलडोज़र लाकर उसे पूरा ख़त्म कर दिया गया, इसी तरह कलकत्ता चूँकि बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है और इसे मैं इसे ख़त्म कर दूँगा और वहाँ बहुत ही खुली शाहराहें आएंगी। तो उस वक्त से वहाँ के एक बहुत मशहूर अदीब सुनील गंगोपाध्याय ने कहा था कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा है ये, कि यहाँ आने के बाद कलकत्ता को वो ज़ेर ज़मीन कर देगा। उसे मालूम होना चाहिए कि ये ज़बान, यहाँ की जो बंगला ज़बान है, वो जब तक ज़िंदा है कोई शख्स उसे टच नहीं कर सकता, कभी उसे छू नहीं सकता। मैं हूँ यहाँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई कैसे कह सकता है कि ज़बान मर गई, ज़बान ख़त्म हो गई। तो इस लिहाज से उर्दू बोलने वाले जब तक ज़िंदा हैं, उर्दू ज़बान ज़िंदा रहेगी। ये और बात है कि स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, मगर घरों में तो उर्दू ज़बान ज़िंदा है और उसे जारी और सारी रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। होनी भी चाहिए, वो होनी भी चाहिए। सर, एक तरफ जो हुकूमतें हैं और आम लोगों की खामियां हैं उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के तलक़ से, वहीं जो उर्दू से जुड़ा हुआ तबक़ा रहा है, वो तबक़ा भी जो है आज बिल्कुल उर्दू को अलहदा करने की कोशिश कर रहा है समाज से। और जो रिवायतें रही हैं कि किस तरह से नौजवान नस्ल को जोड़ने के लिए काम करना था, वो रिवायतें ख़त्म हो रही हैं। तो क्या जो उर्दू के जो सीनियर उदबा हैं, शोरा हैं या फिर इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको मैदान में आगे आने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बताऊं आपको कि नए लिखने वालों, नकले वाले, कन्नड़ के हो, हिंदी के हो, दूसरी ज़बानों के, उन लोगों को हमारे अपनी तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है। रेख्ता की बात लीजिए, आजकल इतना कामयाब है, आप देखते हैं कि हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं और उसके एहतमाम करने वाले जो गैर उर्दू दान है, वो उर्दू से इतनी चाहत है उसकी, इतनी टूट कर चाहने वाला है वो, और उसने जो एहतमाम किया है सालाना, वो जो पाबंदी से जो नशिस्तें होती हैं वह रेख्ता की, वो बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उर्दू ज़बान की मिठास और उर्दू ज़बान की सरवतमंदी का वहाँ जिक्र किया जाता है। चाहे गोपीचंद नारंग हो, चाहे शमसुररहमान फारूकी हो, चाहे जावेद अख्तर हो, चाहे दूसरे कुछ लोग हों, उन लोगों को बुलाकर उर्दू के पस मंज़र, उर्दू के माजी के बारे में जहाँ सवालात किए जाते हैं और एक खाका पेश किया जाता है, वहीं इतने हज़ारों बल्कि के तादाद में आए हुए लोगों को कि मालूमात में भी इजाफ़ा कर रहा है। ये इजाफ़ा होने की वजह से वो उन मजलिसों में आने वालों की तादाद भी बढ़ रही है जो अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है। इसका मतलब ये है कि उर्दू की मिठास जो कभी ख़त्म नहीं होगी और इसमें दिलचस्पी रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। मगर शर्त यह है कि इस किस्म का एहतमाम होना चाहिए, इस किस्म का इंतज़ाम होना चाहिए। मैं बताऊँ आपको कि अपनी अपनी हद तक हर मकाम पर कन्नड़ के, हिंदी के, अंग्रेज़ी के, दूसरी ज़बानों के बोलने वालों को भी अपने साथ रखना चाहिए। इसकी एक छोटी सी कोशिश हमारी हुई थी बेंगलोर में। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त मरहूम खलील रहमान जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे और अपने नामवर शायर और अदीब हैं, उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बनाया था और वो हमेशा नए ढंग से सोचते थे। उन्होंने एक नया अदब का जो एक की बुनियाद डाली। उस अंजुमन के ज़ेर इत्माम हम अल-अमीन कॉलेज में हमेशा हर महीना एक आदमी इजलास रखते थे जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब पर बहस की जाती थी। अब मिसाल के तौर पर गुजराती है, पंजाबी को चिरंजीव सिंह को कहा गया, कन्नड़ को शिव प्रकाश के लिए कहा गया, हिंदी के लिए अजय कुमार सिंह साहब को बुलाया गया। इस तरीके से लोगों को हमने बुलाकर उनके उस ज़बान के अदब के बारे में तकरीरें कराई जिसमें उर्दू वाले, कन्नड़ वाले सब मौजूद होते थे। तो हमने अहमियत ये दी कि हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों का भी हमारे पास बहुत ऊंचा मकाम है, हम उसे भी चाहते हैं, उसका भी मुताला भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ उर्दू ज़बान को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से महफिलें सहल लिसानी हो या हमाल लिसानी हो, इस किस्म के
जो ग्रुप्स होते हैं, मुशायरे भी होते हैं तो मल्टीलिंगुअल होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, सिंपोजियम्स होने चाहिए, बुलाकर दूसरी ज़बानों के लोगों को, अदीबों को हमारे करीब रखना चाहिए ताकि उन लोगों हमारी ज़बान का असर उन पर पड़े। मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, जैसे कि कंबार साहब हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर कन्नड़ के। उन लोगों से मैंने सवाल किया कि सर आप कन्नड़ के उर्दू के मुशायरों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि अरे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बताऊँ आपको कि कन्नड़ का शायर जब पढ़ता है मुशायरे में तो उसे कोई दाद नहीं मिलती, जबकि उर्दू का शायर जब पढ़ता है द मोमेंट इट कम्स आउट ऑफ हिज माइंड तो फ़ौरन लोगों के फ़ौरन एक बंदूक की नाली से निकली हुई गोली की तरह वही मिसाल दोहरा दिया जाता है। तो इट हैज़ एन इंस्टेंट अपील, तो फ़ौरन उसका असर लेते हैं और सुनने वाले पूरी तवज्जो से सुनते हैं और वो जो दिया जाता है इट इज़ रेडीमेड फूड इमीडिएटली पास ऑन बैक टू हिम। तो इंस्टेंट रिस्पांस जो होता है शायर और सुनने वाले में, जो इंस्टेंट रिस्पांस होता है, और वो सिर्फ उर्दू में है, गज़ल में है, कन्नड़ या दुनिया की किसी भी और ज़बान में नहीं। इस लिहाज से उर्दू में जो जाज़िबियत है, जो कशिश है, वो तो हमेशा एवरग्रीन है और उसका मुकाबला दुनिया की कोई ज़बान नहीं कर सकती। ये नंबर 1 है। जी, ये शूरद्रप्पा का आपने सुना होगा, कर्नाटक के बहुत ही मशहूर शायर, कुवेंपू के शागिर्द रशीद। उनसे भी सवाल किया, मैंने एक इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि उर्दू की बात ही और है। जो गज़ल में आप लोग कहते हैं, वो लोग हमारी इतनी तवील नज़्म कहने के बावजूद उसे हम सोचे वो दरिया को कूजे में संभालने वाली बात हमारे पास नहीं हो सकती। तो इतनी ताकत है इसमें उर्दू में कि 2 मिसरों में आप कह जाते हैं, जो कि इसे कहने के लिए काफ़ी लंबी नज़्म कहनी पड़ती है। तो उर्दू जो है बहुत आलीशान ज़बान है, लोग सुनते हैं तो दीवानवार खींचते चले आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू का वो रिवाज था कि लोग उर्दू के गाने ही सुनते थे और जो पॉपुलैरिटी उर्दू को मिली वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी मिली है। हिंदी गानों में वो इतनी जाज़िबियत नहीं है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़बान मीठी है, इसके इस्तेमाल करने वाले शायद कम ही हो, मगर इसकी असलियत सोना सोना ही है और उसकी चमक में, धमक में, उसकी कीमत में, उसकी यानी उसके बड़प्पन में कोई कमी नहीं आएगी। सर, एक वजह ये भी है जो लोग उर्दू से दूर हो रहे हैं, एक वजह ये भी है कि उनकी पजीराई नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं, अच्छे से अच्छे शोरा नौजवान बनकर आ रहे हैं, तो उन्हें पजीराई नहीं हो रही है। जिस तरह से दूसरी ज़बानों के लिए अच्छे अवार्ड्स दिए जाते हैं, हुकूमतों की तरफ से रिकग्नाइजेशन मिलता है, वहीं उर्दू के ताल्लुक़ से चाहे वो कर्नाटका उर्दू अकेडमी की बात करें या दिल्ली उर्दू अकेडमी की बात करें या फिर जो साहित्य परिषद है, उसमें भी जो है बहुत ही मुतासबाना रोल इख्तियार किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या हल है? मैं बताऊं, इसलिए कि जो किताबें लिखी जाती हैं इसकी निकासी बहुत कम हो रही है, फिज़ीराई भी बहुत कम हो रही है, मैं जानता हूं। मैं इसलिए कि मैं खुद इसका शिकार रहा हूं। मैंने अब तक तकरीबन 55 किताबें मैंने लिखी हैं और उसकी निकासी किस तरीके से हो सकती है मुझे मालूम है मुझे। मगर बात यह है कि लिखने वाला किताबें कम कीमत पर छपा कर, कम कीमत पर, चाहे कागज़ मामूली ही क्यों ना हो, किताबत तबाअत पर जो खर्च आता है वो कम ही क्यों ना हो, मगर ईज़िली अवेलेबल हो, लोगों को कम रेट पर, कीमत पर बिकाने की कोशिश की जाए। तो कीमत 500,000 रुपये की कीमत लगाएगा तो कौन ख़रीदेगा? क़ुव्वत ख़रीद भी तो चाहिए और हमारे उर्दू वाले इतना मालदार नहीं हैं कि किताबें ख़रीदते चले जाएं। तो कम कीमत पर किताबें होनी चाहिए, छोटी छोटी किताबें होनी चाहिए, ज़रूर नहीं है कि बहुत ही ज़ख़ीम किताबें हों। तो किताबें लिखकर पब्लिसिटी के लिए ख़ुद भी पहल करें, अंजुमनें भी आगे आए। मिसाल के तौर पर अब उर्दू अकेडमी की बात आपने की, उनके पास फ़ंड्स बहुत कम होते हैं। उनसे ये बात मैंने कही है कि किताबें छापनी चाहिए और इसकी चारों तरफ फैलाइए, लाइब्रेरियों में जानी चाहिए हमारी उर्दू किताबें। लाइब्रेरी का फ़ंड होता है गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ जो पैसा जाता है उसमें उर्दू की किताबें ख़रीदी नहीं जाती। इस ताल्लुक़ से भी मैंने उन लोगों से बात की है कि ऐसा क्यों होता है, कन्नड़ किताबें आप ख़रीदते हैं तो उर्दू की किताबें क्यों नहीं ख़रीदते आप? उर्दू की किताबें ख़रीदने के लिए हुकूमत पर ज़ोर डालना चाहिए, जिसके लिए हमारे उर्दू दान MLA MP जो होते हैं उन लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि दे शुड सिट टुगेदर, think over it and put a lot of pressure on the government, whichever government may be there। तो इस तरीके से उर्दू की किताबें निकलेंगी, छपेंगी। और दूसरा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि किताबों पर बहस होनी चाहिए, छोटी छोटी महफिलें ही क्यों ना हो। और एक किताब लिखने के बाद, जैसे कि आपने किताब लिखी, ये किताब अपने हद तक मत महदूद मत कीजिए और उसे बुलाइए, एक अंजुमन, दोस्त साहब, गेट टुगेदर, स्मॉल गेट टुगेदर क्यों ना हो, उस किताब पर बहस करने के लिए उनको 2-4 आदमों की किताबों को देकर, कापियाँ देकर उनसे तबादला ख्याल करने के लिए अपने अपने माहौल बनाइए। अपने माहौल बनाने के बाद उसे कलम बंद करके उसे वीडियो पर लगाइए, उसे उसका ये ईमेल बनाइए उसका। इस तरीके से पब्लिसिटी हो सकती है और वो किसी हद तक आसान भी है ये। तो
लोगों को ख़ुद उस पर दिलचस्पी लेनी चाहिए, लिखने वाले को। अंजुमनें भी आगे आएँ, और मकामी अंजुमनें जो होती हैं मुशायरे वगैरह से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। असल तरक्की जो है उर्दू के पढ़ने वालों की होनी चाहिए, उर्दू पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन लोगों का एक हल्का एडल्ट एजुकेशन करिए, शाम में क्लासेस कीजिए, मुशायरे पर आप 2-4 लाख रुपए खर्च करने के एवज एक अंजुमन बना कर रखिए, उस पर किसी उस्ताद को मुक़र्रर कीजिए, मोहल्ले के कुछ लोग ही सही आएँ, अपने जो वक्त उनके पास थोड़ा सा बहुत रह गया है उस पर आकर उर्दू सीखे वो। तो इसलिए तरीके से तख्लीक़ात पर, किताबों पर तबादला ख्याल होना चाहिए, मकामी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और ऑल इंडिया लेवल पर। और यह काम हो सकता है मुनज़्ज़म तरीके से काम करने वाले मौजूद हो, कारिंदे हों, और ये काम बहुत मुश्किल से ही, मगर ये मुमकिन नहीं है। सर, एक सवाल ये भी है कि अगर आपको कर्नाटका उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बनाया जाए या फिर एक मखसूस वजारत कायम की जाए जो ज़बान की तरक्की के लिए हो, तो आप सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे? जी, अच्छा किया आपने जो मुझे सदारत के ताल्लुक़ से, कर्नाटक उर्दू अकेडमी की सदारत के ताल्लुक़ से, क्योंकि कन्नड़ के बड़े बड़े लिखने वालों से मेरे बहुत ही करीबी ताल्लुक़ात बरसों से रहे हैं। उन लोगों का हमेशा से कहते आए हैं कि मुझे कर्नाटक का उर्दू अकेडमी का सदर होना चाहिए, मगर मैंने कहा कि मैं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। दिस इज़ नॉट ए कप ऑफ, दिस इज़ नॉट कप ऑफ, ये वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस, इसलिए कि उसमें पॉलिटिक्स भी होती है, उसमें वो लोगों की बहरहाल उसमें मैं पसंद नहीं, दखल अंदाजी वगैरह होती है, ये मुझसे मुमकिन नहीं। एक काम ये हो सकता है टॉप प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कि तर्जुमे को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। हमारे जो लिखने वाले हैं उर्दू वाले, दूसरी ज़बानों का मुताला उनका तकरीबन 0 के बराबर है, मगर दुनिया की दीगर ज़बानों में, खुसूसन हमारी मुल्क की ज़बानों में, जैसे कि पड़ोसी है, कन्नड़ है, हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, कश्मीरी है, इन ज़बानों में जो अदब तख्लीक़ हो रहा है उनकी किताबें लें, उन लोगों से रवाबित करें, उन फ़नकारों से फ़ोन पर बात करें, मौका मिले तो उन लोगों से तबादला ख्याल करें, तो कि उस ज़बानों में किस किस्म का अदब तख्लीक़ पा रहा है वो जान लेना चाहिए। वो जानकर इस पर सरवतमंदी फैलती जड़ें फैलती जाएंगी। हमारा अदब उनको देंगे, उनका अदब हम सीखेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं अकेडमी का चेयरमैन बनूँ या इस किस्म का अगर मुझसे कहा जाए तो आई विल गिव टॉप प्रायोरिटी फॉर ट्रांसलेशन, इसलिए कि सारी दुनिया में ट्रांसलेशन ही की वजह से ज़बानें बढ़ी हैं। जैसा कि शेक्सपियर हो या रशिया का अदब हो, जैसे कि फ्रेंच लिटरेचर हो, कोई भी अदब दुनिया का जो फैला है तो ट्रांसलेशन की वजह से फैला है। मैं ट्रांसलेशन को बहुत अहमियत दूंगा। मैं सर, आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का ये कि आज के जो प्रोग्राम है उस सिलसिले में आप नौजवान नस्ल को हो या फिर अहले उर्दू को हो क्या पैगाम दें? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके हालात जैसे भी रहे हों, उर्दू से जुड़े रहिए, इसलिए कि ज़बान जो है ज़बान दुनिया वालों को जोड़ती है। ज़बान का काम ये परवरदिगार ने, खालिक अकबर ने, परवरदिगार ने ज़बान की जो तख्लीक़ की वो इसलिए कि लोग जुड़ें, एक दूसरे को जुड़ने के लिए। ज़बान नहीं है तो जुड़ नहीं सकते लोग। आप इशारों से कुछ नहीं कर सकते, समझे, हंगामों से कुछ नहीं कर सकते, चीखने से कुछ नहीं कर सकते। ज़बान से मैं आपसे बात करूँगा तो मुझे ये स्माइल ओपन से स्माइल, ये स्माइल इज़ की ऑफ अनदर स्माइल, तो मैं आपसे बात करूँगा तो आप जवाब देंगे। तो इस तरीके से ताल्लुक़ात बढ़ेंगे। ताल्लुक़ात बढ़ने के लिए ज़बान चाहिए, अल्फाज चाहिए, और ये जोड़ते हैं। और अल्फाज जो है वो जामिद नहीं, साकित नहीं है, इमोबाइल नहीं है, वो मोबाइल नहीं। दे हैव गॉट देयर ओन इम्पैक्ट, दे हैव गॉट देयर ओन। मुझे 2 वाक़यात याद आ रही है, मुझे बताता हूँ मैं आपको कि ज़बान जो है बहुत ही पावरफुल होती है। मैं फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी से मैं अमेरिका जा रहा था, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर मैं बैठा था वहाँ पर, तो दूर से मेरे एक दोस्त देखकर मेरे पास आए। वो थे विठल मूर्ति साहब, डिप्टी कमिश्नर, वो IAS थे। उन्होंने आके बैठा, उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी हुई, साहब कहाँ जा रहे हैं? वो कहा कि मैं कन्नड़ के प्रोग्राम में कनाडा जा रहा हूँ मैं सुबह। तो मैंने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए? मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप हमारे आदमी है। मैंने सोचा घंटे भर से बैठा हूँ, कोई बात करने वाला कोई नहीं है। आई वॉन्टेड समबडी टू स्पीक टू मी इन कन्नड़ा, दैट इज़ वाई आई हैव कम टू यू। वो मुझे जानते भी थे वो। तो ये एक वाक़या। फिर अमेरिका गया मैं, मेरे लड़के के घर के पास एक पार्क है, वो पार्क में मैं शाम में अपने पोते पोती को लेकर जाता सैर के लिए। तो मैंने देखा कि एक मोहम्मद खातून कहीं कोने में बैठी रहती है, बहुत उदास सी रहती थी वो। मैंने उससे जाकर पूछा उससे कि
आप तो मुझे इंडियन लगती हैं, आप उदास से क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं साहब, मैं गुजराती बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, मुझसे उर्दू में बोलने वाला, हिंदी में बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला कोई मिलता नहीं है। आप है तो आप बैठिए साहब, मैं आपके साथ बात करूँगी। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप रोज़ बैठिए, आप मेरे साथ थोड़ी सी बात कीजिए, ताकि मेरी उर्दू, मेरी हिंदी जो वो ज़िंदा रहे और मैं महसूस करूँ कि आई एम एन इंडियन, महसूस करूँ कि मैं एक आई एम एन इंडियन। मुझे सुकून मिलता है मेरी अपनी ज़बान में बात करती हुई। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है लोगों को जोड़ने का, तो ज़बान है। ज़बान को ज़िंदा रखना चाहिए, इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानें सीखनी चाहिए। इट इज़ एन असेट। जिस तरीके से आप अपने खीसे में, अपनी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखना चाहते हैं, तिजोरी में ज़्यादा रखना चाहते हैं, ये अपनी ज़ाती तिजोरी है। अपने दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़बानों को पढ़िए, ज़बान को यानी उसे मोहब्बत कीजिए ज़बान से, और उसकी तरीक़ बक़ा के लिए इम्कान भर कोशिश के लिए। तो दूर नहीं कि इस दुनिया में उर्दू की वजह से या ज़बानों के ज़रिए से लोग जुड़ने लगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब माहिर मंसूर साहब, जिन्होंने तफसीली तौर पर उर्दू की तरक्की, बक़ा और हाली व माजी के ताल्लुक़ से हमसे गुफ्तगू की। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा।